हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों ये हमारा, जैसे कि आपको पता है, शाम को 6 बजे हिंदी का प्रैक्टिस सेट होता है डेली। पहले मैं 60 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराता था आपको, अब ये 25 क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी क्लासेज हो जाती हैं, टाइम भी कम बचता है, तो इसलिए आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन ये प्रैक्टिस सेट जो मैं आपको 25 क्वेश्चन का कराता हूँ, बिल्कुल सेम इसी तरह के क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। सुबह को 8 बजे टॉपिक वाइज चलती है आपकी हिंदी, तो आपको सारी की सारी क्लासेस अटेंड करनी है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम यूपी SSSC फॉरेस्ट गार्ड को ही टारगेट करते हुए आपकी तैयारी करा रहे हैं। जब तक आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, इस प्लेटफॉर्म पर और किसी चीज़ की तैयारी नहीं कराई जाएगी। वो ऐसा होता है ना कि बाकी सब मतलब खिचड़ी सी पका देते हैं, सभी को पकड़ लेते हैं कि ये भी कराओ वो भी कराओ, लेकिन हमारा एक ही टारगेट है फ़िलहाल, यूपी फॉरेस्ट गार्ड। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। छात्रों ने परिश्रम किया, वे उत्तीर्ण हो गए, इस वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण करना है। तो छात्रों ने परिश्रम किया, वे उत्तीर्ण हो गए। मिश्र वाक्य की पहचान क्या होती है? जो कि, क्योंकि, यद्यपि, तो, तथापि, इस तरह के वर्ड से हमारे मिश्र वाक्य होते हैं। देखिए, छात्रों ने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए, ये आपका होगा संयुक्त वाक्य। परिश्रम करने वाले छात्र उत्तीर्ण हो गए। जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, तो जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, बिल्कुल सही बात, मिश्र वाक्य। छात्र परिश्रम करके उत्तीर्ण हो गए, ये तो सीधा सीधा साधारण वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारिभाषिक विधि शब्दावली तैयार करने वाली संस्था का नाम क्या है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, विधायी आयोग या वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का स्थायी आयोग? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, विधायी आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। तो ये जो पंक्ति है ये किसकी पंक्ति है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्ति है, राम नरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी या सोहनलाल द्विवेदी? तो ये हमारी बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्ति है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कभी कुछ ऐसी तान सुनो जिससे उथल पुथल मच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 बरस तक कुत्ता जीवे, 113 तक जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। इसमें आपको बताना है कि कौन सा छंद है, सवैया, आल्हा, छप्पा या घनाक्षरी। तो आप इसमें मात्रा लगा करके देख सकते हैं, हमारी यही पहचान होती है छंद को पहचानने की। तो ऑप्शन नंबर बी, जिसमें 31 मात्राएं होती हैं, वो होता है आला। आप इस पर मात्रा लगा करके देख सकते हो कि कितनी मात्राएं बैठ रही हैं, 31 मात्राएं आपकी बैठेंगी, तो आला हो जाएगा। बात कर लेते हैं अपने सवैया, ऑप्शन ए, कि सवैया में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, तो 22 से 26 तक। और मतय गंध सवैया में होते हैं 23 वर्ण, और सवैया में होते हैं 22 से 26 तक वर्ण होते हैं सवैया में। बात कर लेते हैं कि छप्पे की कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो छप्पा, पहली बात, छप्पे बनता है रोला प्लस उल्लाला से मिलकर, ठीक। देख लीजिए, छप्पे बना हमारा रोला प्लस उल्लाला से मिलकर, तो रोला में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला में होती हैं आपकी 24 मात्राएं। बात कर लेते हैं उल्लाला की, तो उल्लाला विषम मात्रिक छंद है, पहले और तीसरे चरण में होती हैं इसके 15 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में होती हैं इसके 13 मात्राएं, ठीक। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपने घनाक्षरी की। तो देखिए, एक होता है आपका रूप घनाक्षरी और एक होता है देव घनाक्षरी। रूप घनाक्षरी की बात करें तो 32 मात्राएं, और देव घनाक्षरी की तो 33 मात्राएं। तो ये आपके सारे क्लियर हो गए चारों ऑप्शंस। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, कि एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। तो लोकोक्ति या कहावत का अर्थ, सही अर्थ बताना है। तो दुगनी फायदेमंद वस्तु होगी, अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक चीज होगी, या बुरे के साथ और बुरे का मेल। तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका करेक्ट हो जाएगा। ये है समान गुण वाले दो साथी। तो देखिए, समान गुण नहीं है, एक करेला और ऊपर से नीम चढ़ गया, तो यानी कि और बढ़ गया, समान गुण नहीं है, बढ़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन का संधि विच्छेद कौन सा है? तो पव प्लस अन, पो प्लस अन, पव प्लस अन या पो प्लस अन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बी ऑप्शन और डी ऑप्शन सेम है, इनमें से आप कोई भी आंसर कर सकते हो। यही आपका हो जाएगा पो प्लस अन।
अगर आप बात करें पावन की, तो उसमें ये वाला होगा पौ प्लस के अन, ये हो जाएगा पावन। और खाली पो प्लस अन एक मात्रा वाला तो पवन। बात कर लेते हैं कि इसमें संधि कौन सी हो जाएगी, तो संधि हो जाएगी आपकी अयादि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, रज्जु। बताना है रज्जु शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, तो रज्जु रस्सी होती है, ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्दकोश में सबसे बाद में आएगा, तो बात कर रहा है कि सबसे बाद में आने की, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बताना है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, 4 विकल्प दिए गए हैं कि उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो विद्वान अपने गुणों के कारण होते हैं, तो देखिए मैंने आपको रिक्त स्थान की पूर्ति वाले कराए थे कि कौन सा उपयुक्त शब्द है। 4 वीडियो हुई थी हमारी, प्रत्येक वीडियो में 50-50 क्वेश्चन थे। बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ उस वीडियो में, इसीलिए मैं आपसे बोलता था कि जिस तरह से आपके प्रैक्टिस सेट में मिल रहे हैं उन्हीं वीडियोज़ से क्वेश्चन, उसी तरह आपके एग्ज़ाम में भी मिल जाएंगे। इसलिए वो वीडियो जिस बच्चे ने नहीं देखी है तो प्लीज़ जा कर के देख लीजिए। 50-50 क्वेश्चन की 4 वीडियोज़ हैं, 200 क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं, एक भी वीडियो मिस नहीं करनी है, 4 की 4 वीडियोज़ देख लीजिए। इसी तरह से पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, ये सब मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। देखिए बात कर रहा है विद्वान की, तो विद्वान कब होते हैं, अच्छे काम करने से, अच्छे गुणों से। तो अच्छे गुणों वाले बच्चे विख्यात होते हैं, न कि कुख्यात। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक एग्जाम्पल मैंने कुख्यात वाला भी कराया था, डाकू वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना है कि निम्नलिखित में से उचित क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। 1 और 6 ये अपने ही स्थान पर रहेगा और बाकी के बीच के 4 को हमको व्यवस्थित करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जहाँ भी दिखे, सबसे पहले देखिए आप उनके ऑप्शंस। ऑप्शन किस किस से स्टार्ट हो रहे हैं आपके, रे, बे, ये और ले। कहने का मतलब कि किसी से भी स्टार्ट हो सकता है। चारों ऑप्शंस दिए गए हैं, ये, रे, ले और बे। इस तरह के क्वेश्चन आपको जहाँ ही मिल जाए, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। एक पकड़ लेना है, सिर्फ एक, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, मैं कोई काम प्रार्थना के बिना, या कोई काम के लिए प्रार्थना, या मैं कोई काम नहीं करता मेरी आत्मा, या उतना ही अनिवार्य है। आपको पकड़ना है कि उपयुक्त कौन सा होगा। तो मैं कोई काम, पहले ही पकड़ लीजिए ये, मैं कोई काम प्रार्थना के बिना। तो प्रार्थना के बिना तो क्या आएगा, निगेटिव सेंस, प्रार्थना के बिना नहीं करता। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है जिसमें यह दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा अभी तक ठीक चल रहा है। यह के बाद ले, हमारा भी यह के बाद ले ही आया था कि मैं प्रार्थना के बिना कोई काम नहीं करता। अब क्या आना है आपका रे, तो मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना उतनी ही अनिवार्य है जितना शरीर के लिए भोजन। तो देख लीजिए बिल्कुल सही आंसर आपको मिल गया, ऑप्शन नंबर सी। जैसे ही आपको यह मिला था, बस हमने आगे चेक किया है कि हमारा सही बैठ रहा है या नहीं। ऑप्शन नंबर सी टिक कीजिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो बताना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, यह काम आप पर निर्भर कर है। देखिए बताना है कि कौन सा इसमें करेक्ट है। तो देखिए इस क्वेश्चन में मुझे सारे के सारे ऑप्शन ही गलत लग रहे हैं। वो कैसे, तो देखिए साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध नहीं होगा, घनिष्ठ संबंध है। संबंध के लिए घनिष्ठ आता है और अभिन्न आता है किसी अंग के लिए। नेक्स्ट, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो देखिए अनेकों नहीं होता, आपको पिछली वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ। अनेकों वर्ड गलत है, अगर कहीं भी अनेकों मिलता है तो वो गलत है, अनेक होता है। आगे है, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, तो देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह तब लगता है जब कोई प्रश्न किया जाए। तो यहाँ पर सिर्फ बात कर रहा है कि हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, न कि कोई क्वेश्चन पूछा गया है। अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता कि क्या हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं या हमारे शिक्षक कैसे प्रश्न करते हैं, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन मार्क होता प्रश्नवाचक वाक्य में। यह काम आप पर निर्भर है, इसमें भी प्रश्नवाचक लगा दे, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन के चारों ही ऑप्शन गलत हैं, या तो इस क्वेश्चन को ही गलत कर लीजिए। लेकिन क्वेश्चन गलत क्यों करना, हमको पता तो चल गया कि कौन सा किस तरह से गलत होता है और कैसे सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा में प्रचलित नहीं है।
तो देखिए आपने अंग्रेजी भाषा में कहीं भी पूर्ण विराम नहीं देखा होगा। ये होता है एक्सक्लेमेटरी, ये होता है कोमा, और एक ये होता है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो कौन सा हो गया? ऑप्शन डी आपको बता ही चुका हूँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किसमें पूर्वकालिक क्रिया है? तो पूर्वकालिक यानी कि जो पहले हो चुकी है क्रिया वही पूर्वकालिक होगी। उसने नहाकर भोजन किया, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन सिर्फ चेक कर लेते हैं। वह धीरे धीरे खा रहा था, बिल्कुल। उसने मुझे पुस्तक सौंपी, वह शाम को पहुंचेगा। तो देखिए पहला ही आपका ऑप्शन सही है। उसने नहा कर यानी एक क्रिया पहले हो चुकी है। उसने नहाने के बाद भोजन किया यानी नहा कर भोजन किया। तो नहा तो पहले ही चुका है, एक क्रिया उसने पहले ही पूरी कर ली और उसके बाद दूसरी क्रिया की। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि, आपने पढ़ी है कहीं शारदा लिपि, खरोष्टी, कुटिल या ब्राह्मी? ऑप्शन नंबर डी ही आपका करेक्ट हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। जिसकी पहले आशा नहीं की गई, अकल्पित, अकल्पनीय, अप्रत्याशित या आशातीत? तो जिसकी पहले आशा न की गई हो वो होता है अप्रत्याशित, और आशा से परे तब आएगा आपका आशातीत यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा पैसेज है, और पैसेज को भी मैंने आपको बताया है कि पैसेज जब आप एग्ज़ाम में करोगे सबसे पहले आपको उसके क्वेश्चंस पढ़ने हैं, उसके बाद पैसेज पढ़ना है। बेनिफिट भी बता चुका हूँ कि ऐसा क्यों करना है। मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ कि अगर कुछ करना है तो क्यों करना है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये सारी बातें मैं आपको बता के चलता हूँ। तो इसी तरह से मैं आपको यहाँ ही बता के चलूँगा। अगर मैंने आपसे बोला है कि पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं तो सर क्यों पढ़ने हैं, आपको ये क्वेश्चन करना है कि अगर हमको ऐसा करना है तो क्यों करना है। करना इसलिए है कि जब आप अपने क्वेश्चंस पढ़ लोगे और उसके बाद आप अपना पैसेज पढ़ोगे तो जैसे ही वो क्वेश्चन कहीं आपको पैसेज में मिलेगा आपको फट से दिमाग में आ जाएगा ये क्वेश्चन था और इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आप बोलोगे अगर हम पहले पैसेज पढ़ते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसे कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम मैं बता दूं कि क्या होती है। आप पैसेज पढ़ोगे, मैं तो आपको समझा करके पढ़ा दूंगा, एक बार में समझ आ जाएगा और यहाँ पर तो आप अपने क्वेश्चन के आंसर दे दोगे। लेकिन जब आप एग्ज़ाम में पढ़ते हो तो उसको समझ के नहीं पढ़ते, उसको जल्दी जल्दी पढ़ते हो। तो आप पहले पैसेज पढ़ोगे, फिर ऊपर स्लाइड करके उसके क्वेश्चन देखोगे, फिर से वापस आओगे और फिर से पैसेज पढ़ोगे। तो हमको टाइम मैनेजमेंट भी कोई चीज़ होती है, हमको टाइम भी बचाना होता है एग्ज़ाम में। सबसे बड़ी बात होती है टाइम को बचाना। टाइम अगर आप बचा लोगे तो जो क्वेश्चन आपने मार्क किए हुए हैं कि ये हमको करने हैं या जिन पर आपको डाउट था उन पर डिस्कस कर सकते हो, जो छोड़ दिए हैं उनको देख सकते हो, और सबसे बड़ी बात ऑफलाइन में आप अपनी आंसर की बहुत ही आराम से भर सकते हो जब आपके पास टाइम है तब। क्योंकि आंसर की भरते हो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, सबसे हो जाती है, करता जानबूझ के कोई नहीं है। तो इसलिए आपको मैंने ये सब सारी बातें बताई हैं। तो चलिए पहले अपना हम पैसेज पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आपको जैसे करना है मैंने बताया, बाकी आपकी इच्छा है जैसे आपको अच्छा लगे। तो पैसेज आज कबीरदास के ऊपर। कबीर ने समाज में रहकर समाज का बड़े समीप से निरीक्षण किया। समाज में फैले बाह्य आडंबर, भेदभाव, सांप्रदायिकता आदि का उन्होंने पुष्ट प्रमाण लेकर ऐसा दृढ़ विरोध किया कि किसी की हिम्मत नहीं हुई जो उनके अकाट्य तर्कों को काट सके। अकाट्य तर्क जो काटे न जाएं, वही होते हैं अकाट्य तर्क। किसके थे? कबीरदास जी के। किस चीज़ पर उन्होंने कहे थे? बाह्य आडंबर को लेकर, भेदभाव को लेकर और सांप्रदायिकता आदि को लेकर। आगे, कबीर का व्यक्तित्व इतना ऊंचा था कि उनके सामने टिक सकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तो कितना ऊंचा था आप समझ सकते हो कि इतना ऊंचा कि उनके सामने भी कोई टिक नहीं पाता था। इस प्रकार उन्होंने समाज तथा धर्म की बुराइयों को निकाल निकाल कर सबके सामने रखा। ऊंचा नाम रखकर संसार को ठगने वालों के नकली चेहरों को सबको दिखाया और दीन दलितों को ऊपर उठने का उपदेश देकर अपने व्यक्तित्व को सुधार कर सबके सामने एक महान आदर्श प्रस्तुत कर सिद्धांतों का निरूपण किया। तो देख लेना आप उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। कर्म, सेवा और अहिंसा तथा निर्गुण मार्ग का प्रसार किया। किस मार्ग का प्रसार किया? सेवा का, कर्म का, अहिंसा तथा निर्गुण का। कर्मकांड तथा मूर्ति पूजा का विरोध किया।
मूर्ति पूजा, ये जो पूजी जाती हैं मूर्तियाँ और आज भी पूजी जाती हैं और पूजी ही जाएंगी, हालांकि कबीरदास ने उसका विरोध किया था। अपनी साखियों, रमैनियों तथा शब्दों को बोलचाल की भाषा में रचकर सबके सामने एक विशाल ज्ञान मार्ग खोला। इस प्रकार कबीर ने समन्वयवादी दृष्टिकोण को अपनाया। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कबीर का दृष्टिकोण कैसा था या किस तरह का दृष्टिकोण अपनाया, तो समन्वयवादी। इस तरह की चीज़ों को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ऑफलाइन पेपर है तो आप इनको अंडरलाइन भी कर सकते हो, लेकिन अंडरलाइन करने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। जब आप उसको क्वेश्चन पहले ही पढ़ लोगे तो आपको पता रहेगा कि पूछा क्या गया है। और कथनी करनी की एकता पर बल दिया। वे महान युग दृष्टा, समाज सुधारक तथा महान कवि थे। युग दृष्टा, समाज सुधारक किसके लिए उपयोग किया गया है? कबीरदास जी के लिए। उन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच समन्वय की धारा प्रवाहित कर दोनों को ही शीतलता प्रदान की। देखिए, आज मैंने आपको यूपीजीके में एक क्वेश्चन पढ़ाया था, हिंदू मुस्लिम एकता। तो उसके ऊपर एक मेला लगता है, क्या नाम है उसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और कहाँ लगता है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जिस बच्चों ने वो वीडियो देख ली है उनको तो पता ही होगा, और जिसने नहीं देखी वो जा करके देख करके भी बता सकता है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, कबीर के सामने कोई टिक नहीं पाता था क्योंकि कबीर। अब आपने अगर ये क्वेश्चन पहले ही पढ़ लिया होता तो आपको इसका आंसर वहीं मिल जाता, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है तो आपको यहाँ भी इसका आंसर ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कबीर के सामने कोई नहीं टिक पाता था क्योंकि कबीर उच्च शिक्षा प्राप्त विद्वान और बहुश्रुत थे, शास्त्रार्थ में अत्यंत प्रवीण थे, या कबीर का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा था, या कबीर का सामाजिक निरीक्षण तथ्यात्मक था। तो देखिए, जैसा कि आपने देखा था कि कबीर का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा था, इसीलिए उनके सामने कोई नहीं टिक पाता था। अब व्यक्तित्व ऊंचा बनाया कैसे, ये सब आपने पढ़ ही लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर ने विरोध किया। कबीर ने किसका विरोध किया था? आचरणहीन ढोंगियों का, शोषकों और दलितों का, सांप्रदायिक सामंजस्य का, या शोषितों और पीड़ितों का। तो देखिए, दलितों को भी उन्होंने ऊपर उठाया था, जो छोटी कास्ट के लोग थे। तो उन्होंने आचरणहीन ढोंगियों का यानी बाह्य आडंबर वगैरह का उन्होंने खुलासा कर दिया था, और उन्होंने ये भी कहा था कि मूर्ति पूजा का भी विरोध किया था उन्होंने। तो इस तरह की चीज़ें की थी, आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संत कबीर ने प्रशस्त किया ज्ञान मार्ग को, भक्ति मार्ग को, वेद मार्ग को, या सत्य और अहिंसा के मार्ग को। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, भक्ति मार्ग। मूर्ति पूजा क्या होती है? भक्ति होती है, तो भक्ति मार्ग आपका कभी नहीं हो सकता। सत्य और अहिंसा उन्होंने करा नहीं था, और ना ही कोई वेद। उन्होंने सिर्फ ज्ञान की बातें बताई थी कि हमको कैसे क्या करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19, कबीर की रचनाओं की भाषा बोलचाल की भाषा थी क्योंकि उनके उपदेश थे असाधारण और असामान्य लोगों के लिए, संपन्न एवं समृद्ध लोगों के लिए, कवियों एवं लेखकों के लिए, सर्वसाधारण के लिए। तो देखिए, अगर बात की जाए असाधारण और असामान्य, तो असाधारण और असामान्य का मतलब हो गया विशेष प्रकार के लोग। तो विशेष प्रकार के लोगों की तो अपनी एक भाषा की होगी, अपनी एक बोलचाल, एक अलग ही तरीका होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ऐसे गलत हो जाएगा। सर्वसाधारण के लिए, तो कबीर की रचनाओं की भाषा बोलचाल की भाषा थी क्योंकि बोलचाल की भाषा को सभी समझ सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सर्वसाधारण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के सांप्रदायिकता विरोधी तर्क अकाट्य थे क्योंकि कबीर ने समाज का निरीक्षण बड़े समीप से किया था। उनके तर्क पुष्ट प्रमाण पर आधारित थे। वे इनसे व्यक्तिगत लाभ उठाना चाहते थे या वे इनसे यशोपार्जन करना चाहते थे। तो आपने क्या समझा? उनके तर्क पुष्ट प्रमाणों पर आधारित थे, इसीलिए अकाट्य थे। अगर आपके पास किसी चीज़ का कोई प्रूफ हो तो देखिए, फिर उसका कुछ नहीं हो सकता, आप ही उस केस के लिए बलिष्ठ हो जाएंगे, यानी कि आप ही वो केस जीत जाएंगे। जब आपके पास प्रूफ है तो उसको कोई झुठला ही नहीं सकता। और ऐसे ही उनके पास तर्कपुष्ट प्रमाण थे, प्रमाण यानी कि प्रूफ थे, तो फिर कौन काट सकता था उनकी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, सही अर्थभेद का चयन करना है।
इस तरह के क्वेश्चन में जो वर्ड आपको पहले दिया गया है, जो भी शब्द, उसका अर्थ आपको पहले बताना है। जो शब्द आपको बाद में दिया गया है उसका अर्थ आपको बाद में बताना है। तो पहले वाला पहले, बाद वाला बाद में। यथागत, अगर आपको दोनों में से कोई एक भी पता है तो आप तब भी इसमें काम कर जाते हैं अपना। यथागत क्या होता है? मूर्ख, आज्ञाकारी, किंकर्तव्य विमूढ़ व्यक्ति या ज्ञानी। तो देखिए, और तथागत क्या होता है? भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, भगवान महावीर जो थे जैन धर्म के, या पार्श्वनाथ या नागार्जुन। तो देखिए, मैंने आपको गौतम बुद्ध पढ़ाया था, उसमें आपको बताए थे गौतम बुद्ध के अन्य नाम। तो 2 अन्य नाम भी बताए थे, जिनमें से एक उनका नाम था तथागत, उनको या तथागत राय भी बोलते थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, यथागत मूर्ख और तथागत भगवान बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। बताना है कि दिए गए शब्द के लिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो संबंधित शब्द का अर्थ नहीं है। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी का ये बहुत तगड़ा लोचा है, ये नहीं वाले शब्द पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। क्योंकि जब मैं एक दिन आपको पर्यायवाची करा रहा था, उसमें बोला था अपर्यायवाची शब्द है, तो बहुत सारे बच्चे ए का ध्यान बिल्कुल नहीं देंगे, पर्यायवाची शब्द मार देंगे फटाक से। तो देखिए, हर चीज़ का ध्यान रख के चलना है, ये इसी तरह से कंफ्यूज करके आपका क्वेश्चन करा देता है गलत। तो कनक क्या होता है? सोना सभी को पता है, धतूरा सभी को पता है। आपके ऑप्शन बचे 2, बिच्छू और आटा। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए ही आपका गलत है, बिच्छू नहीं होगा, आटा भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23। तो बताना है कि ऐश्वर्य का विलोम शब्द क्या होगा? अनैश्वर्य, वैभव, विलासिता या दरिद्रता। ऐश्वर्य का सही विलोम होगा अनैश्वर्य, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानार्थी शब्द बताने हैं। विप्र, समानार्थी शब्द कराए थे 4 वीडियोज़ में, हर वीडियो में 50-50 क्वेश्चन। विप्र उसमें आया हुआ वर्ड है। तो विप्र क्या होता है? निर्धन होता है, धनी, ब्राह्मण या सैनिक। तो विप्र होते हैं हमारे ब्राह्मण, आपने पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, आविर्भाव। आविर्भाव का विलोम शब्द बताइए जल्दी से। तो आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव, और आविर्भाव का बताना है आपको समानार्थी शब्द। आविर्भाव का समानार्थी शब्द मृत्यु, मोक्ष, वानप्रस्थ या उत्पत्ति। ऑप्शन नंबर आपका डी ही करेक्ट हो जाएगा, उत्पत्ति। आप लोगों ने बोला था कि सर उत्तरमाला भी दीजिए, तो देखिए ये उत्तरमाला मैंने दे दी है। उस क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन गलत है। तो कभी मैं उत्तरमाला इसलिए नहीं देता क्योंकि बच्चे ऐसा करते हैं कि डायरेक्टली आपने प्रैक्टिस सेट लगा लिया और ये वीडियो हमारी देखी नहीं। वीडियो में आपको कितना कुछ समझा के चलता हूँ, फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है, फिर बाद में वीडियो देखते हैं, अगर देख ली तो फिर बोलते हैं कि सर आपने गलत करा दिया। अरे ये तो देख लो कि गलत कैसे हुआ है। दूसरी बात, कुछ बच्चे बोलते हैं सर 200 क्वेश्चन कराइए, 200 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके आइए। अरे अगर मैं आपको एक वीडियो में 80 क्वेश्चन भी करा देता हूँ तो मान के चलिए उसमें क्या होता है। देखिए, अगर आपसे कोई बर्तनी शुद्धि वाला क्वेश्चन पूछ लिया तो उसी में एक क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन कर दिए, तो वही हिसाब हुआ ना। तो मैं आपको 25 क्वेश्चन कराता हूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 100 क्वेश्चन हो गए। तो इतनी लंबी वीडियो देखने का क्या फ़ायदा। मैं आपको समझा तो देता हूँ, सुबह में टॉपिक वाइज कराता हूँ मैं आपको, उसको देख लीजिए। जब आपका एग्ज़ाम डेट आ जाएगी तब आपके ये 200 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट आ जाएंगे। अभी से 200 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट करके आप क्या करोगे। जीएस की क्लास चलती है आपकी डेली 12 बजे, सुबह को हिंदी होती है टॉपिक वाइज, सुबह 8 बजे होती है डेली। आपकी शाम को 6 बजे होता है हिंदी का प्रैक्टिस सेट, 7 को रीजनिंग, 8 बजे यूपीजी के। इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए। जैसा आप बोलते हो मैं वैसा ही ले आता हूँ आपको। बोला था टॉपिक वाइज कराइए, टॉपिक वाइज ले आया आपके लिए। हिंदी टॉपिक वाइज चल रही है, रीजनिंग टॉपिक वाइज चल रही है आपकी, आपका जीएस टॉपिक वाइज हो गया है। तो जैसे आप बोलते हो, देखिए मैं यहाँ पर क्यों हूँ, मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए हूँ। तो जो आपकी ज़रूरतें हैं मुझे तो वही पूरी करनी है। तो जैसा आप बोलते हो मैं वैसा ही करा देता हूँ। लेकिन 200 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आपको अभी के लिए कोई फ़ायदा नहीं। वो सिर्फ आपको लास्ट टाइम में ये देखना है कि अगर हम 200 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आएंगे उसमें कितना स्कोर कर पा रहे हैं। इन 200 क्वेश्चन से आपको स्कोर नहीं बनाना है, स्कोर बनाना है बाकी वीडियोस को देख करके। इसमें अपना स्कोर देखना है कि हमारा जितना स्कोर यहाँ आएगा, यकीन मानिए 1-2 नंबर ऊपर या नीचे उतना ही आपका एग्ज़ाम में आएगा। तो देखिए 200 क्वेश्चन वाली वीडियो आएंगी आपके लिए लास्ट में। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे रेड बटन दिखेगा, बहुत ही ज़्यादा मैजिकल वर्ड वो है, सॉरी मैजिकल बटन या जादुई बटन भी बोल सकते हो उसको आप टच करके देखना। रेड कलर का बटन है, आप टच करोगे वाइट हो जाएगा फट से ही, ठीक है। और उसके बाद एक बेल आइकन भी आएगा जिसको आपको प्रेस कर लेना है और बेल आइकन भी अपना रूप बदल लेगी। तो ये सारी मैजिकल चीज़ें हैं जो मैं आपको देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं करते हो, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।